देखिए आज का टॉपिक भी बहुत ही जबरदस्त है, बोन हेल्थ। बोन हेल्थ आप समझ सकते हैं, जिनको भी तकलीफ है एक उम्र के बाद, जिनको बोन में प्रॉब्लम हो जाती है और बड़े एज में जो लोग चल नहीं पाते हैं, तो दोस्तों बोन हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको इसीलिए आज बताने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जिनकी धूम पूरी इंडिया में बज रही है, जिनकी धूम ITSA में बज रही है, हु इज आज नेटवर्क इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा चेस्ड ट्रेनर है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर इन इंटायर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूं कि आज शरद चौधरी जी हम लोग के साथ हैं, मोदी केयर के साथ हैं। इतना जबरदस्त उन्होंने हम लोग को सारे PPTs और सारे प्रोग्राम्स बना के दिए हैं। तो दोस्तों हम सब के प्रिय, हम सब उनको इतना प्यार करते हैं और वो कुछ दिन से नहीं आए तो ऑलरेडी हम उनको मिस कर रहे थे। तो उनको आज के प्रोग्राम को हम लोग को बताने के लिए, सिखाने के लिए लेट अस वेलकम, पूरे दिल से उनका स्वागत करते हैं, वन एंड ओनली द हेड ऑफ SPBM नेशनल ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद चौधरी जी। लेट्स वेलकम शरद जी। शरद जी वेलकम सर। Thank you, sir. Welcome Sharad sir, welcome. Thank you so much. Good morning to everybody. Good morning. और आपकी मीटिंग्स में आके सर जो एनर्जी हमें मिलती है और जो जो हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, that is stupendous, amazing. So a huge round of applause for everybody here. Very nice. So आज की मीटिंग ट्रेनिंग शुरू करने से पहले सर, I have one question to everybody and I would want they can answer in the chat box, or if they are on the Facebook they can answer there also. I am looking at the Facebook also. एक छोटा सा मेरा एक सवाल है, एक प्रश्न है। देखिए हम सब जानते हैं कि कई किताबों में लिखा हुआ है, साइंटिस्ट ने लिखा है, जो साइंस जो कहती है कि एवोल्यूशन होती है। मैं रिलीजियस टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइंस की बात कर रहा हूं, और साइंस के हिसाब से एवोल्यूशन होती है। और ये कहा भी जाता है, माना भी जाता है कि पहले जो मानव जाति है, जो आज हम ह्यूमन बींग्स हैं, ये पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे बहुत पहले, लाखों साल पहले, वो 2 कदमों पे नहीं चला करते थे, वो 4 कदमों में चला करते थे। हम सब ने ये सुना होगा। फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन हुई और आज हम ह्यूमन बीइंग बन गए हैं, 2 पैरों पे चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, भागते हैं। सो ये साइंस ये कहती है। लेकिन मेरा सवाल आप सबसे ये है कि जब ये एवोल्यूशन हुई, एवोल्यूशन को मुझे ध्यान नहीं आ रहा हिंदी में क्या कहते हैं, जब ये एवोल्यूशन हुई तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बदलाव क्या आया हमारे शरीर में? सबसे जरूरी बदलाव हमारे शरीर में क्या आया कि आज हम 2 पैरों के ऊपर चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, भागते हैं। और अगर हम देखें, हमारी मानव प्रजाति बहुत आगे बढ़ी है। तो उस उत्क्रांति में मैंने देखा एक मैसेज लिखा हुआ है, उत्क्रांति या एवोल्यूशन में सबसे बड़ा चेंज क्या आया हमारे शरीर में? कोई लिखना चाहे चैट बॉक्स में। ओके, कुछ कह रहे हैं सोच। ओके, सोच तो शायद हमारी नेगेटिवली चेंज हुई है। फिजिकल फिटनेस, क्रिएटिविटी। Okay, let's look at some more creative answers. Yeah, I got one answer. Bone, हड्डियां। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी हड्डियां मजबूत हुई, जिस कारण से जब रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है तो इंसान सीधा खड़ा हो पाता है। तो जो ये एवोल्यूशन आई, उसमें एवोल्यूशन में आया सबसे इंपॉर्टेंट कि हड्डियां मजबूत हुई, जिस कारण से हम सीधा खड़ा हो पाए। और अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम सीधा खड़ा ना हो पाते तो मानव प्रजाति आगे ना बढ़ती। तो हड्डियों की स्ट्रेंथ, बोन की स्ट्रेंथ, बोन डेवलपमेंट ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है ह्यूमन बीइंग्स की डेवलपमेंट में। अगर इसकी तरफ नजर डालें तो दिस इज स्टुपेंडस। सो कितने लोग चाहते हैं कि हमारी हड्डियां मजबूत बनी रहें, ताकतवर बनी रहें, हड्डियों में जान हो, स्ट्रेंथ हो, ताकत हो। चाहे बेशक हमारी उम्र बढ़ती रहे, लेकिन बढ़ती उम्र का असर हमारी हड्डियों पे ना दिखे। कितने लोग चाहेंगे ऐसा? और कितने लोग चाहते हैं कि जब आपके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, आप ग्रैंड पेरेंट्स बन जाएंगे, तब भी घुटनों में, जोड़ों में इतनी जान हो कि आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ
खेल सके आराम से, कोई भी आपका फेवरेट गेम है, चाहे उनके लिए घोड़ा बनना हो, चाहे शाम को आके उनके साथ साइकिलिंग करनी हो, व्हाटएवर, तो कितने लोग चाहेंगे अपने हड्डियों और अपने जोड़ों को हेल्दी रखना, स्वस्थ रखना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? So I can see many yeses, me's, I's in the chat box. Of course, everybody would want to keep their bones and joints healthy. तो आज हम यही बात करने वाले हैं. आज हम बात करेंगे about bone health and about joint health. और हमने ऑलरेडी देख लिया है कि bones और joints हमारे लिए कितनी जरूरी हैं. Now, मैं बहुत ज्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा कि बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ की बहुत ज्यादा साइंस के बारे में बात नहीं करेंगे. हम लेमैन इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे और उतनी इंफॉर्मेशन हम जरूर लेना चाहेंगे जिससे कि जो हमारे बोन और जॉइंट हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं उनको रेकमेंड करना और प्रमोट करना हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाए. ओके, सो हड्डियां तो हम सबके शरीर में हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ हम सबकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. हम सबकी हड्डियां जो हैं कभी कभी इतनी कमजोर हो जाती हैं कि थोड़ा भी टकराने पे टूट जाती हैं, isn't it? और जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. जब हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं. तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ हड्डियां कभी कभी कमजोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, थोड़ा भी टकराने पे टूट जाती हैं. इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि मैं बाहर निकल रहा हूं, जा रहा हूं कमरे से बाहर, और चलते चलते मेरी कोहनी दरवाजे के साथ टकरा गई तो मेरी आर्म में फ्रैक्चर हो सकता है. Now this is called osteoporosis, which is very very common. पर ये osteoporosis के पीछे बेसिक कारण क्या है उसके बारे में पहले बात करते हैं. लेकिन हम सब जानते हैं कि जो हमारी हड्डियां हैं वो हमारे शरीर का स्केलेटन बनाता है. स्केलेटन हमारे हड्डियों से ही बनता है और हमारी हड्डियां बेसिकली कैल्शियम से बनती हैं. हमारी हड्डियों का काम सिर्फ हमारे दौड़ने में, भागने में और खड़े होने में ही मदद नहीं करती, लेकिन हमारी हड्डियों का एक बहुत ही जरूरी प्रोटेक्टिव फंक्शन भी है. भगवान ने बहुत ही ध्यान से हमारे शरीर को डिजाइन किया है. अगर हम ध्यान दें, जितने भी हमारे क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं, क्रिटिकल ऑर्गन यानी कि अगर कोई ऐसा ऑर्गन जिसमें अगर डैमेज हो जाए, चोट लग जाए तो डेथ हो सकती है, वो ऑर्गन्स जो हैं वो हड्डियों के पीछे छुपे हुए हैं. हड्डियां उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं. चाहे हम अपने दिमाग की बात करें, स्कल के अंदर है, चाहे अपने हार्ट की बात करें, लंग्स की बात करें तो हमारे रिब केज के अंदर है हार्ट और लंग्स हमारा. तो हड्डियां एक प्रोटेक्शन का भी काम करती हैं. और जितना भी कैल्शियम हमारे शरीर में है, 99% कैल्शियम हमारी हड्डियों में रहता है. 99% कैल्शियम हमारी बोन्स में होता है. तो कैल्शियम तो चाहिए ही बोन्स के लिए, लेकिन कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम और फास्फोरस की भी जरूरत होती है हमारी बोन्स को बनाने के लिए. यूजुअली अगर हम ज्यादा ध्यान ना दें तो हमें लगता है कि हमारी हड्डियां तो स्टैटिक हैं, कोई भी उसमें चेंज नहीं हो रहा. लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि जो हमारी हड्डियां हैं उनमें लगातार बदलाव होता रहता है. बोन इज अ लिविंग टिश्यू. एवरी टाइम, एवरी सेकेंड बोन इज चेंजिंग इटसेल्फ. बोन्स के सेल्स बनते रहते हैं, बोन्स के सेल्स डिस्ट्रॉय होते रहते हैं. सो एवरी टाइम देयर इज सम चेंज गोइंग ऑन इन द बोन्स. इनफैक्ट जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर तकरीबन 30 से 35 साल की उम्र तक हमारे बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बोन्स की लेंथ बढ़ती है, बोन्स में मिनरल डेंसिटी इंप्रूव होती है. तो धीरे 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 हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है अबाउट 30 to 35 इयर्स ऑफ एज. लेकिन उसके बाद फिर बोन की जो स्ट्रेंथ है वो कम होना शुरू हो जाती है. तो 30-35 साल तक बोन मजबूत बनती हैं और 30-35 साल के बाद धीरे धीरे बोन्स जो है कमजोर होना शुरू हो जाती हैं. तो यही इस ग्राफ में आपको दिखाया गया है कि फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 30-35 इयर्स ऑफ एज बोन का जो है बोन मास इंक्रीज हो रहा है एंड आफ्टर 35 इयर्स ऑफ एज बोन मास डिक्रीज हो रहा है. और जब तक बोन मास अच्छी मात्रा में है, जब तक डेंसिटी अच्छी है बोन्स में, तो बोन्स मजबूत हैं. फीमेल्स में अगर आप देखें, जो रेड वाला ग्राफ है उसमें अगर हम देखें तो बोन मास बहुत तेजी से कम होता है आफ्टर अ सर्टेन एज, स्पेशली तब जब फीमेल्स मेनोपॉज में एंटर करती हैं. मेनोपॉज में यानी कि जब माहवारी आनी बंद हो जाती है, एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बनना कम हो जाता है और ये चाहिए होता है बोन्स में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए. तो मेनोपॉज में एंटर करने से पहले या करने के बाद, प्री और पोस्ट मेनोपॉजल, बहुत तेजी से हड्डियां जो है कमजोर होती हैं.
नो, ऐसा क्या होता है, क्यों, वाई, क्यों हड्डियों की स्ट्रेंथ बढ़ती है और क्यों हड्डियों की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्यों होता है ऐसा? और हमने ये भी बोला कि हड्डियां हमेशा चेंज हो रहा है, हड्डियों में ऑलवेज बोन्स आर चेंजिंग। तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और आप फिर अब जब हम उसको समझ लेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट्स के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं वो कितने बढ़िया प्रोडक्ट हैं, ये हमें और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो हमारे बोन्स में बेसिकली दो तरह के सेल्स होते हैं। हमारी बोन्स में दो तरह के सेल्स होते हैं। एक सेल है जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और ब्लास्ट का मतलब होता है बनाना। बी से ब्लास्ट, बनाना, आप ये समझ सकते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट ऐसे सेल जो बोन्स को बनाने का काम करते हैं। और दूसरे सेल हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ऐसे सेल जो बोन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, बोन्स को वीक करते हैं। और ये दोनों सेल्स हमेशा काम कर रहे होते हैं। ऑलवेज दीज सेल्स आर एक्टिव। ऑस्टियोब्लास्ट बोन्स में कैल्शियम को डिपॉजिट करेगा तो बोन्स की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेगा। ऑस्टियोक्लास्ट बोन्स में से कैल्शियम को निकालेगा तो बोन्स की स्ट्रेंथ को कम करेगा। बिटवीन 0 to 30 years of age, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ऐसे सेल जो बोन को बनाते हैं वो ज्यादा काम करते हैं, और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी यानी कि ऐसे सेल जो बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं उनकी एक्टिविटी कम है। तो नेट रिजल्ट क्या होता है कि बोन में ग्रोथ होती है। बट आफ्टर 30-35 years of age, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाती है और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि 30-35 साल के बाद धीरे 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 हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और कभी कभी इतना कमजोर हो जाती हैं कि थोड़ा भी टकराने पे टूट जाती हैं, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ना क्यों कमजोर हो रही हैं? क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट का काम कम हो गया, ऑस्टियोक्लास्ट का काम ज्यादा हो गया, और अल्टीमेटली बोन्स में जो कैल्शियम है वो कम हो चुका है। सो कैल्शियम की कमी के कारण, चाहे कैल्शियम का इनटेक कम हो, चाहे कैल्शियम की बोन्स में एब्जॉर्प्शन कम हो, चाहे कैल्शियम की बोन्स में रिटेंशन कम हो, अल्टीमेटली द रीजन इज कि देयर इज लैक ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स, जिस कारण से हमारी बोन्स कमजोर हो रही हैं। और जो ये ऑस्टियोपोरोसिस है, जैसे हमने ऑलरेडी बात करी, नाउ पेंडेमिक वर्ड हमने पिछले 1.5-2 साल से सुना है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस भी एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है। And any global health problem is no pandemic. और ये बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसकी एजिंग हो रही है। वर्ल्ड इज गेटिंग ओल्डर बाय द डे। हमारी डाइटरी हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है, और जो सन में एक्सपोजर हमें पहले मिलता था वो आज नहीं है। 2 साल से हम घर से बाहर नहीं निकले। बच्चे जो पहले, अगर आप अपने बचपन की याद करें, आपके पेरेंट्स के लिए एक टास्क होता था कि आपको घर में बिठाना, और आज पेरेंट्स के लिए टास्क है कि बच्चों को कैसे आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। सो सन एक्सपोजर बहुत कम हो चुका है, और ऑस्टियोपोरोसिस दुनिया में दिल की बीमारियों के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। सो मच सो कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 50 years एंड अबव जो फीमेल्स हैं, हर 4 में से 3 फीमेल्स को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, which means कि 75% of females over the age of 50 years would suffer from osteoporosis, यानी कि कमजोर हड्डियां, भुरभुरी हड्डियां। ऑस्टियो मीन्स हड्डियां, पोरोसिस मीन्स पोरस। जैसे ब्रेड होती है, जो हम ब्रेड खाते हैं वो पोरस है, हमारी हड्डियां कुछ ऐसी हो जाती हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये रिस्क बहुत देरी से बढ़ता जाता है। हर 4 में से 3 महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, और हर 4 में से 1 महिला को जो 50 साल से ऊपर हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस के कारण फ्रैक्चर हो जाता है। एंड इमेजिन अगर 50 years एंड अबव में किसी को फ्रैक्चर हो जाए, और थोड़ा भी टकराने पे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई एक्सीडेंट होगा तो जाके फ्रैक्चर होगा, थोड़ा भी टकराने पे फ्रैक्चर हो सकता है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी? क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर हो जाती है। आपने जरूर सुना होगा कईयों के बारे में कि वो बाथरूम में थे, थोड़ा सा पैर स्लिप हुआ, फ्रैक्चर हो गया।
क्यों हो गया भैया? ऑस्टियोपोरोसिस था, हड्डियां बहुत कमजोर हो चुकी थी। कार में बैठे कहीं जा रहे थे, इंडिया की सड़कें, टिपिकल इंडिया की सड़कें, खड्डों में थोड़ी सी सड़क आई। यूजुअली सड़क में खड्डा होता है, लेकिन कई जगह खड्डों में थोड़ी सी सड़क होती है, तो कार उछली, हम भी उछले और हिप का फ्रैक्चर हो गया। पता नहीं कैसे रिस्ट में फ्रैक्चर हो गया, पता नहीं कैसे, पता भी नहीं चलता कि कब थोड़ा सा टक्कर लगा था। आई एम श्योर आपने कई सारे ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा, या आपके कोई नजदीकी होंगे जिनको ऐसा फ्रैक्चर हुआ होगा। तो जब किसी को ऑस्टियोपोरोसिस डिटेक्ट होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर साहब अब तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, बताइए क्या करूं। तो डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, हम आपको सप्लीमेंट्स देंगे, आप डाइट वगैरह अच्छी करिए, लेकिन एक काम और करिए कि आप सबसे पहले अपनी आंखों का नंबर चेक करवा लीजिए। तो वो कहता है डॉक्टर साहब हड्डियों की प्रॉब्लम है और आप कह रहे हो कि आंखों का नंबर चेक करवाऊं, भाई। तो डॉक्टर का कहना यह होता है कि भाई साहब हड्डियां तो अब कमजोर हो ही गई हैं, आंखों का नंबर चेक करवा लीजिए, चश्मा सही पहनिए कि कहीं चलते चलते कोई खड्डा ना दिखे या कोई ईंट ना दिखे और थोड़ी सी ठोकर लग जाए और उसी समय फ्रैक्चर हो जाए। तो अब जरा बच के चलिएगा, ठोकर मत खाइएगा क्योंकि हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं। सो ये देखिए, ये है हेल्दी बोन। जो खाली जगह है वो बहुत कम है, डेंसिटी बोन्स की ज्यादा है, पोरस नहीं है। लेकिन अब इसमें हड्डियां कम है, डेंसिटी कम है, लेकिन खाली जगह बहुत ज्यादा है। ऑस्टियोपोरोसिस अगर आप देखें सबसे नीचे, स्फीयर ऑस्टियोपोरोसिस तो बिल्कुल ही पोरस हो चुकी है। एंड द बैड थिंग इज कि इसका कोई अर्ली वार्निंग साइन भी नहीं है। जब तक फ्रैक्चर यूजुअली लोगों को हो नहीं जाता, लोगों को पता नहीं चलता कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस था। हम अपनी स्किन उतार के, मांसपेशियां उतार के देख नहीं सकते अपने स्किन के अंदर कि हमारी हड्डियों की स्ट्रेंथ कितनी है। और यूजुअली हड्डियों की स्ट्रेंथ का कोई टेस्ट भी उतने ज्यादा कॉमन नहीं है। सो इट्स अ साइलेंट क्रिपलर। साइलेंट क्रिपलर। जैसे जैसे बोन्स, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हड्डियां कमजोर होती हैं, बट ऑस्टियोपोरोसिस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ द नेचुरल एजिंग प्रोसेस। ये नेचुरल एजिंग प्रोसेस का रिजल्ट नहीं है। ये तब होता है जब हमारी डाइट में कैल्शियम की कमी हो। सो अगर हम मजबूत रखना चाहते हैं अपनी हड्डियों को, तो हमारी डाइट में अच्छी मात्रा में, राइट क्वांटिटी में कौन सा मिनरल होना चाहिए। आपको मैंने कई सारे हिंट्स दे दिए हैं। सो इफ यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, अगर हम अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं, सो टेल मी हमारी डाइट में अच्छी मात्रा में कौन सा मिनरल होना चाहिए। एब्सोल्युटली कैल्शियम। तो कितना चाहिए हमें कैल्शियम, कितनी रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, हाउ मच कैल्शियम आई नीड इन अ डे। फॉर फीमेल्स, the requirement per day is 1200 milligram of calcium. For males, the requirement is pretty less as compared to females, which is about 600 to 800 milligrams. पर फीमेल्स में, जिनमें हार्मोनल चेंजेस काफी ज्यादा होते हैं ड्यूरिंग द एंटायर देयर एज, देयर लाइफ, फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस भी बहुत कॉमनली दिखने में आता है। मेल्स में भी हो जाता है, मेल्स में भी होता है, लेकिन फीमेल्स में ज्यादा होता है क्योंकि एक तो फीमेल्स की डाइटरी हैबिट्स बहुत अच्छी नहीं है, दूसरा ऊपर से जो है हार्मोनल चेंजेस बहुत हो रहे हैं। इंडिया में, now this is very very not a good thing to hear, वर्ल्ड वाइड जो फ्रैक्चर होता है बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस, जो एवरेज एज है फ्रैक्चर की वर्ल्ड वाइड, दैट इज अबाउट 66 ईयर्स। यानी कि जो पहला फ्रैक्चर है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, वो कौन सी उम्र में होता है? एवरेज 66 साल की उम्र में, 66 ईयर्स की एज में। पर इंडिया में जो पहला फ्रैक्चर होता है बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस, वो होता है 56 साल की उम्र में, 56 ईयर्स की एज में। 10 साल पहले, अगर मैं इस तरह से कहूं कि इंडियंस की जो हड्डियां हैं वो अमेरिकन या यूरोपियंस या अफ्रीकन के मुकाबले 10 साल जल्दी कमजोर हो जाती है। 10 साल पहले ही फ्रैक्चर हो जाता है इंडिया में। वाई? एक तो जो हमारी वैसे ही जो बोन्स हैं वो थोड़ी थिन है एज कंपेयर टू अफ्रीकन एंड अमेरिकन।
और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि हमारा जो डाइट है वो बहुत अच्छा नहीं है, स्पेशली फीमेल्स का। आप अपने घरों में देखते हैं, जब आपके मदर्स खाना बनाते हैं, अगर किसी के लिए कम पड़ जाता है तो वो दोबारा बना देते हैं, लेकिन जब उनके लिए खुद कम पड़ता है तो क्या करते हैं, वो अपने लिए दोबारा नहीं बनाते, वो मैनेज कर लेते हैं। हम सन लाइट में नहीं जाते, डायबिटीज बहुत कॉमन है तो परहेज बहुत करना पड़ता है। एंड दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई इंडिया इज ऑस्टियोपोरोटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। नाउ हमें 1200 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए फीमेल्स को, 600 से 800 मिलीग्राम चाहिए फॉर द मेल्स। ये जो 1200 मिलीग्राम कैल्शियम है बहुत आसानी से मिल जाता है डाइट से, कोई ज्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है, परेशानी नहीं है, बहुत इजीली अवेलेबल होगा। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिससे कि आपको 1200 मिलीग्राम कैल्शियम बहुत आसानी से मिल जाएगा। एंड देन यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स कि क्या आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो एक तो तरीका है 1200 मिलीग्राम कैल्शियम लेने का कि आप 6 ग्लासेस ऑफ प्योर फुल क्रीम बफेलो मिल्क, भैंस का दूध पीजिए, 6 ग्लास प्योर फुल क्रीम। मैं प्योर को अंडरलाइन कर देता हूं 2 बार, क्योंकि हमें मालूम है आजकल हमें प्योर चीजें हजम नहीं होती हैं। 1 ग्लास प्योर लेंगे तो आवन जावन चला रहेगा बस, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, आई नो दैट। और अगर किसी ने पी भी लिया, उसको कोलेस्ट्रॉल और फैट्स इतना मिलेगा कि वो 2-3 महीने ही पी पाएगा, उसके बाद पीने के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेगा। द सेकेंड ऑप्शन इज कि आप 24 अंडे खाएं, 24 एग्स, और 6 कप कटा हुआ पालक, 6 कप ऑफ रॉ स्पिनच। क्या ये पॉसिबल है? अगेन इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमने ये देखा कि किसी भी एक फूड से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम लेना इट्स नॉट वेरी इजी, और ज्यादा यहां पे हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट कि हमारी जो डाइट है वो बहुत अच्छी नहीं है, और हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी है और कैल्शियम की भी कमी है। तो हमें क्या करना है, हमें कैल्शियम की कमी को दूर करना है। बेशक कितना भी आपका ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी हो रहा हो, कितना भी ऑस्टियोब्लास्ट काम कर रहा हो, लेकिन अगर उसके पास कैल्शियम ही नहीं होगा हड्डियों तक पहुंचाने के लिए, तो फायदा क्या होगा। सो पहली चीज है कैल्शियम का इंटेक इंक्रीज करना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बिफोर आई गो इनटू द प्रोडक्ट्स, थोड़ा सा कैल्शियम के बारे में और बताना चाहूंगा कि कैल्शियम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, नॉट ओनली फॉर बोन्स बट फॉर आवर हार्ट ऑल्सो। जो हमारे दिल की धड़कन है उसको सही रखने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। जो हार्मोनल सिक्रीशंस हैं उसके लिए कैल्शियम की बहुत जरूरत है। एनर्जी के लिए कैल्शियम की बहुत जरूरत है। हमारे शरीर में जितना भी कैल्शियम है, 99% कैल्शियम होता है हमारे बोन्स में। तो बोन्स आर द कैल्शियम बैंक्स, बोन्स आर द वेयर हाउस फॉर आवर कैल्शियम, स्टोरेज फॉर आवर कैल्शियम। ओके, बट 1% कैल्शियम इज अवेलेबल इन द ब्लड। 99% है हमारी बोन में, 1% है, 1% है हमारे ब्लड में। और जो 1% ब्लड में होता है कैल्शियम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कभी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट 1% कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम चाहिए। और आप सब जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो क्या है, वो भी एक मसल है, और हमारा हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। नाउ अगर मैं अच्छा कैल्शियम नहीं खाता, इनटेक नहीं करता, तो ब्लड में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा। पर जैसे ही ब्लड में कैल्शियम कम होना शुरू होगा, एक क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगी। ओके, तो हमारा ब्रेन, हमारा बॉडी इतना इंटेलिजेंट है कि जैसे ही ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो कहां से कैल्शियम निकलेगा और ब्लड में पहुंच जाएगा, कैल्शियम के स्टोरेज, कैल्शियम के वेयर हाउस से। और बोन से निकला कैल्शियम और ब्लड में पहुंच गया, हमें पता भी नहीं चला क्या हो रहा है। वी विल नेवर एवर गेट टू नो, क्योंकि 1% वो कांस्टेंट रहता है ब्लड में, क्योंकि बोन्स में से ट्रांसफर हो जाता है। पर लेकिन इस तरह से हमारी बोन्स ओवर द टाइम वीक हो जाती हैं। तो बोन्स आर द कैल्शियम बैंक्स। जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, वैसे ही हमें बोन्स में कैल्शियम जमा करके रखना है। जब हम अर्निंग फेज में होते हैं,
जब हम पैसा कमा रहे होते हैं, ज्यादातर लोगों की बात करूं, जो कुछ लोग अभी मोदी केयर में नहीं आए, मोदी केयर में तो आप एवरी टाइम यू विल बी अर्निंग मनी इन एवरी मंथ ऑफ योर लाइफ। बट यूजुअली लोग जब पैसा कमाते हैं वो रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, और जब रिटायरमेंट आती है तो पैसा आना बंद हो जाता है, लेकिन खर्चा बंद नहीं होता, खर्चा वैसे ही चलता रहता है, राइट? उसी तरह से हड्डियों में रिटायरमेंट आती है 30-35 ईयर्स की एज में। 35 ईयर्स की एज के बाद हड्डियों में कैल्शियम कम पहुंचता है, डिपॉजिट कम होता है, लेकिन विड्रॉ ज्यादा होता है। सो ऑस्टियोब्लास्ट जो डिपॉजिट करता था उसकी एक्टिविटी कम हो गई, ऑस्टियोक्लास्ट जो विड्रॉ करता था उसकी एक्टिविटी बढ़ गई। अब जब हमें मालूम है कि आफ्टर 30-35 ईयर्स ऑफ एज, 40 ईयर्स ऑफ एज डिपॉजिट होना नहीं है, विड्रॉल ज्यादा होना है, विड्रॉल होते रहना है, तो अक्लमंदी क्या कहती है, कॉमन सेंस क्या कहता है कि भैया जब तक डिपॉजिट हो सकता है, जब तक ऑस्टियोब्लास्ट काम कर रहा है, तब तक उसको ज्यादा कैल्शियम दे दो डिपॉजिट करने के लिए। दैट इज व्हाई एनी गुड फाइनेंशियल प्लानर विल टेल यू स्टार्ट योर रिटायरमेंट प्लानिंग फ्रॉम अ अर्ली एज। 60 साल की उम्र में जाकर रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं होती, 30 इयर्स की एज से रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू की जाती है। उसी तरह से अर्ली एज से ही आप बोन्स में कैल्शियम का डिपॉजिट करना शुरू करें। वही डिपॉजिटेड कैल्शियम बाद में आप एंजॉय करेंगे, स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं बता रहा हूं, जब मेनोपॉज आ जाएगा तो हड्डियों में कैल्शियम नहीं पहुंचेगा, कुछ भी कर लो, जो पहले सेव किया हुआ कैल्शियम है वही यूज हो पाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो फीमेल्स का जो सबसे अच्छा दोस्त है, फीमेल्स का जो सबसे बढ़िया फ्रेंड है, वो है कैल्शियम। और जब कैल्शियम डाइट में अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना होता है, हमें कैल्शियम का सप्लीमेंट चाहिए। एंड द कैल्शियम सप्लीमेंट दैट वी हैव इन मोदी केयर, उसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। So before I talk about this product calcium complex, अभी तक जो हमने बात करी, तकरीबन मैंने यहाँ पे 20 मिनट ले लिए भूमिका बांधते हुए, बट आई थिंक दैट वाज नेसेसरी। तो अभी तक कोई भी आपका प्रश्न हो, जो भी अभी तक हमने बात करी है अबाउट बोन्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस एंड कैल्शियम, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। एंड दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एंड आई वुड से the best in direct selling industry or in the entire market, and this is well calcium complex। इसको याद कर लीजिए, इस प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट का इतना बड़ा मार्केट है कि इंडिया में जो 50% फीमेल्स हैं, वो जब भी कोई सप्लीमेंट शुरू करती हैं, वो सबसे पहले कैल्शियम सप्लीमेंट शुरू करती हैं। वाई? क्योंकि 4 में से 3 महिलाओं की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, 4 में से 1 महिला को हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। सो इट हैज अ ह्यूज मार्केट। आपकी जब भी वेल के ऊपर प्रेजेंटेशन हो, आप जब भी अपने किसी कंसल्टेंट, किसी डाउनलाइन, किसी प्रोस्पेक्ट से बात करें, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करना लाजमी है, ये समझ के चलें। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी नीड क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सामने वाले व्यक्ति को ऑलरेडी मालूम है, आप सबको ऑलरेडी मालूम है, हालांकि मैंने 20 मिनट यहां पे लगा दिए, लेकिन सबको मालूम है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियां कमजोर होती हैं। और हड्डियां क्यों कमजोर होती है? कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए वी नीड अ कैल्शियम सप्लीमेंट। सो व्हाई नॉट द बेस्ट कैल्शियम सप्लीमेंट विच इज कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, मजबूत हड्डियों और मजबूत दांतों के लिए। कैसे लेना है? एक टैबलेट दिन में 2 बार, 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे। वेरी गुड प्रोडक्ट। इसमें जो कैल्शियम सॉल्ट है उसका नाम है कैल्शियम साइट्रेट मैलेट, CCM हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं, बट कैल्शियम साइट्रेट मैलेट। नाउ मार्केट में यूजुअली जो आपको कैल्शियम मिलता है उसमें डाला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूना पत्थर होता है। कैल्शियम साइट्रेट मैलेट कैल्शियम कार्बोनेट के मुकाबले 40% ज्यादा और जल्दी हड्डियों में पहुंचता है, 40% बेटर बायो अवेलेबल है, बेटर एब्सॉर्बेबल है, 40%। तो ये मार्केट में मिलने वाले कैल्शियम के मुकाबले 40% ज्यादा और जल्दी हड्डियों में पहुंचता है।
ना इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है। जब मार्केट में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम है, बायो अवेलेबिलिटी कम है, तो उनका टैबलेट में उनको ज्यादा कैल्शियम देना पड़ता है। जब वो ज्यादा कैल्शियम देंगे पहुंचता तो बहुत कम है हड्डियों में, जो बाकी कैल्शियम रह गया वो शरीर से बाहर निकलना है। शरीर से बाहर निकलना है, एक्सक्रीट होना है। कहां से एक्सक्रीट होगा? किडनी से होगा। किडनी की भी अपनी लिमिट है, कितना एक्सक्रीशन हो जाएगी। और जब एक्सक्रीशन नहीं होती पूरी, थोड़ी बहुत रह जाता है, तो फिर वो क्या कारण बन जाता है? किडनी में स्टोन का कारण। लेकिन अगर आप एक ऐसा कैल्शियम ले रहे हैं जिसकी एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, और जो मिनरली जो मिनरल कंटेंट है, जो कैल्शियम हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, जब इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है, तो नेचुरली मुझे मिनरल कैल्शियम, एलिमेंटल कैल्शियम जिसे कहते हैं, वो कम देना पड़ेगा। तो ये किडनी में स्टोर नहीं होगा, बिकॉज उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है हड्डियों में। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कई लोगों को रहता है कि यार कैल्शियम जब खाएंगे तो कहीं किडनी में स्टोन ना हो जाए, कैल्शियम नहीं खाएंगे तो हड्डियां कमजोर की कमजोर रहेंगी। सो आप कैल्शियम साइटेड मैलेट लेते हैं, इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है, जिससे कि हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, एंड यू डोंट वरी अबाउट द किडनी स्टोन्स। साथ में इसमें मैग्नीशियम है, जैसे सीमेंट के साथ रेत होती है, कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम है, दोनों मिलकर काम करते हैं। मैग्नीशियम के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर अल्टीमेटली कैल्शियम और मैग्नीशियम कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट एक दूसरे को देते हैं और हड्डियों को मजबूत करते हैं। विटामिन D2 ये कैल्शियम को हड्डियों तक ले जाता है। कैल्शियम तो खा लिया, विटामिन D2 नहीं होगा तो कैल्शियम हड्डियों तक पहुंचेगा नहीं। तभी कहते हैं कि सूरज की किरणों में बैठो, स्पेशली सुबह की सूरज की किरणें, ताकि शरीर में विटामिन D2 बने। विटामिन K एक बहुत जरूरी काम करता है। ये पूरे ब्लड स्ट्रीम में, हमारी पूरी आर्टरीज में जिसमें ब्लड घूम रहा है, उसमें कैल्शियम के फ्लो को प्रॉपर बनाए रखता है। इसके दो बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट कि कैल्शियम पूरे शरीर में पहुंचता है, और दूसरा बेनिफिट कि कैल्शियम आर्टरीज के अंदर चिपकता नहीं है, तो ये पूरे शरीर में फ्लो करता है। जिंक हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। और सिसस क्वाड्रेंगुलरिस ये एक जड़ी बूटी है जिसको हिंदी में कहते हैं हठ जोड़, ये हड्डियों की मजबूती को और बढ़ाता है। तो बेसिकली अगर मैं ये बताऊं आपको कि तो जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं, मैग्नीशियम, विटामिन D2, विटामिन K, जिंक, सिसस क्वाड्रेंगुलरिस, ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को इंप्रूव कर रहे हैं, उन सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं जो सेल्स हड्डियों में कैल्शियम को ले जाते हैं। और कैल्शियम आपके पास ऐसा है, citrus calcium citrate malate, which is one of the best calcium, scientifically best calcium available. One tablet twice a day, 12 years and above, anybody can take it. Especially वो लोग जरूर लें इसको जिनके शरीर में हड्डियां हैं। तो क्या मैं देख सकता हूं किस किस के शरीर में हड्डी है? तो जिसके भी शरीर में हड्डियां हैं वो इसको ले सकते हैं। वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, सो मल्टीविटामिन और कैल्शियम आप दोनों इकट्ठे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको ऑलरेडी किडनी में स्टोन है उसको हम रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स खाने से आपको किडनी में स्टोन नहीं होगा। एक क्वेश्चन मैंने और देखा, थायराइड, जिनको थायराइड है डॉक्टर उनको ऑलमोस्ट टू एवरी थायराइड पेशेंट डॉक्टर वुड रिकमेंड अ कैल्शियम सप्लीमेंट, क्योंकि थायराइड में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जिस कारण से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो थायराइड में यूजुअली सबको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट। खाने का हिस्सा खाने के साथ इसको लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब तक चाहे तब तक आप इसको ले सकते हैं। यू कैन टेक इट एज लॉन्ग एज यू वांट, एज लॉन्ग एज यू वांट। 3-4 महीने इसको मिनिमम लें, बट इसको अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, हर रोज लेना चाहते हैं, लंबा टाइम 2 साल, 5 साल, 10 साल, इसको लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोनी, I am 26 years, can I take calcium? Yes, you can. 60 years में जरूर दीजिए, absolutely required है 60 years में देना। Menopause started, then anyone can take? Yes, absolutely, ले सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में अभी आगे बात करूंगा और उसमें थोड़ा सा और डिटेल हम देखेंगे। गैस्ट्रो पेशेंट, टॉक टू योर डॉक्टर्स। आई डोंट नो कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो किसी को कोई दिक्कत है स्पेशली किडनी की, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर से बात करें। कैन एसिडिटी अकर फॉर कैल्शियम सप्लीमेंट? यूजुअली जिसको
एसिडिटी रहता है शुरू से ही, वैसे ही रहता है, तो उसको हो सकता है कि कुछ भी खाएगा एसिडिटी हो जाए, तो कैल्शियम से भी हो सकता है। देन यू चेंज, देन यू हिट एंड ट्रायल। अगर आपको पहले से एसिडिटी रहता है और कैल्शियम खाने के बाद भी एसिडिटी हो रहा है, तो आप खाना खाने से अगर साथ लिया तो पहले लेके देख लें, बाद में लेके देख लें, तो चेंज करके देखें। वैसे कैल्शियम एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। प्रेग्नेंट वुमेन जरूर उनको चाहिए होता है, बट प्लीज आस्क गायनेकोलॉजिस्ट। शायद उन्होंने ऑलरेडी रिकमेंड ना किया हो तो डबल नहीं हो। Okay, so I can see many messages. मैं ये सारे questions नहीं पढ़ पा रहा, but our regional trainers, our product trainers, Suvankar ji, and Chamandeep ji, and Kumar Aryadev, and Deepak in East, they are there to support you with any FAQ that you may have. मैं अभी सारे questions नहीं पढ़ रहा। जो भी कोई important question है, मैं request करूंगा leader से कि वो note कर लें, and after the session we can take one or two more important questions. Now let's go to the other problem. ये तो हो गया हमारा बोन का। मैं चाहता हूं आप just close your eyes for 30 seconds. Don't write any more questions in the chat box now. Just close your eyes for 30 seconds or maybe 10 seconds, let's say. आंखें बंद कर लीजिए 10 सेकंड के लिए, सोइएगा मत, खराटे बिल्कुल नहीं मारने, और आंखें बंद करके जरा अपने मोहल्ले को, अपनी गली को, अपने घर में और अपने रिश्तेदारों को जरा मिलके आइए और देखिए कोई ऐसा व्यक्ति क्या आपको मिलता है जिसके घुटनों में बहुत दर्द रहता हो और सही तरीके से चला ना जाता हो, और उस व्यक्ति की शक्ल अपनी आंखों में बनाइए। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके घुटनों में बहुत दर्द रहता है और उससे सही तरीके से चला नहीं जाता? कोई दिखा ऐसा व्यक्ति? आंखें खोल लीजिए आप। कितने लोग दिखे? रीमा जी, कितने लोग दिखे ऐसे जिनके घुटनों में दर्द रहता हो और सही तरीके से चला ना जाता हो? 4, 10, अरे बाप, 2, 10, 3, 5, बहुत सारे लोग होंगे। बड़ी उम्र में डिसेबिलिटी का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो एक तो हो गया ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां पोरस हो गई, एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो हमारे मूवेबल जॉइंट्स हैं, वो जॉइंट्स जो मूव करते हैं, जैसे हमारा घुटना है, या जो हमारा शोल्डर है, या हमारी हिप है, या ये हमारा रिस्ट जॉइंट है, ये मूवेबल जॉइंट है। इन मूवेबल जॉइंट्स के बीच में, फॉर एग्जांपल अगर ये नी जॉइंट है हमारा, ये दो घुटने की हड्डियां हैं, तो इन हड्डियों के बीच में एक पनीर की तरह टिश्यू होता है, पनीर की तरह टिश्यू होता है, बड़ा सॉफ्ट सा, जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज। तो ये दो हड्डियों के बीच में होता है। जब हम जवान होते हैं, हम दौड़ते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, हमें कुछ भी दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि हड्डियों के बीच में क्या है? कार्टिलेज। और ये कार्टिलेज हड्डियों को आपस में टकराने नहीं देता, फ्रिक्शन नहीं होती, रगड़ नहीं होती, हड्डियां आपस में टकरा नहीं रही, तो हम कूदते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, हमें कुछ भी दर्द महसूस नहीं होता। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, लिसन टू दिस केयरफुली बिकॉज आई विल हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बढ़ती उम्र के कारण, बिकॉज ऑफ द एजिंग प्रोसेस, कार्टिलेज पतला होना शुरू हो जाता है, कार्टिलेज की थिनिंग शुरू हो जाती है। और जब कार्टिलेज पतला होगा तो हड्डियों में फ्रिक्शन होगा, हड्डियां आपस में टकराएंगी, हड्डियों में रगड़ होगी, और जब हड्डियां आपस में टकराएंगी तो दर्द होगा, पेन होगा, सूजन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, और डिसेबिलिटी आ जाएगी, चलना मुश्किल हो जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। यूरोप और अमेरिका में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हिप इज वेरी कॉमन, बट इंडिया में ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी इज वेरी कॉमन। एंड द रीजन क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस का? कौन बताना चाहेगा? कौन लिखना चाहेगा चैट बॉक्स में? व्हाट इज द रीजन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस? क्यों हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस? मैंने अभी बताया बहुत डिटेल में, क्या रीजन है ऑस्टियोआर्थराइटिस का? कार्टिलेज इश्यू, कार्टिलेज की थिनिंग। बट द क्वेश्चन इज कि कार्टिलेज पतला क्यों होता है? क्यों पतला होता है कार्टिलेज? ड्यू टू फ्रिक्शन, लैक ऑफ जेल, लैक ऑफ कैल्शियम, ओके, थिनिंग ऑफ कार्टिलेज। ओके, मुझे बताएं, किसी को
वरदान मिला हुआ है हनुमान जी का, आशीर्वाद कि जा वत्स, जी ले अपनी जिंदगी, तुझे कभी ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं हो सकता। किसी को नहीं मिला हुआ। यहां पे अनु जी ने एकदम सही लिखा, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का रीजन है वो है एजिंग, उम्र का बढ़ना। हम सब की उम्र बढ़नी है, किसी को वरदान नहीं मिला हुआ, हम सब की उम्र बढ़नी है। और उम्र के बढ़ने के कारण कार्टिलेज पतला होता है। डिपेंड करता है हमारा लाइफस्टाइल कैसा था, हमारी डाइट कैसी है, हमारा वेट कितना है, हम एक्सरसाइज कितना करते हैं, कार्टिलेज कितना पतला होगा। लेकिन होगा थोड़ा सा पतला तो सबका ही होगा। और जिसकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, जिसका वेट अच्छा नहीं है, जिसका डाइट अच्छा नहीं है, उसको ये बहुत सीवियर हो जाएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा। तो क्योंकि हम सबकी उम्र बढ़ रही है और हम सबको उम्र बढ़ने के कारण पतला होगा हमारा कार्टिलेज, तो क्यों ना एक टेस्ट कर लिया जाए अपनी नीज का, और ये देख लिया जाए कि हमारी नीज में कितना कैल्शियम है। कितने लोग टेस्ट करना चाहेंगे? ये वाला देखना चाहेंगे घुटनों में कितना कैल्शियम है, सॉरी कार्टिलेज है। यू वांट टू चेक, डू यू वांट टू डू दिस टेस्ट, हाउ मच कार्टिलेज इज इन योर नीज? तो संजय सर, हाँ सर, ये जो टेस्ट है, ये मशीन आ गई है और 1000 रुपीज इसका है, डिजिटली ये टेस्ट हो जाएगा। 1000 रुपीज इसका फीस है। तो कितने लोगों ने जमा करा दी थी सर 1000 रुपए? तो सभी के जमा ले लेता हूँ मैं सर, सब जमा करा देंगे। मुझे लग नहीं रहा आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस। आज के लिए अगर हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं तो चलेगा? तो सभी करा लेंगे सर। और अगर ओनली फॉर टुडे we'll have it without any charge. My God. Wow, thank you, sir. 100% डिस्काउंट। ओके, मैं मजाक कर रहा था, थोड़ा सा मजाक करना मुझे आया नहीं प्रॉपर्ली, बट मोदीगंज में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, नॉट इवन वन लीफलेट। बट जो ये टेस्ट है, इसके लिए कोई मशीन नहीं चाहिए। एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करेंगे, मैं आपको पहले करके दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा और फिर आप अपने ऊपर इसको करिएगा। छोटी सी एक्सरसाइज है। लेट मी स्टैंड अप एंड गिव यू अ डेमो ऑन हाउ टू डू दिस। तो करना क्या है, आप सब भी खड़े हो जाइए, मैं भी खड़ा हो गया हूं, आप सब भी खड़े हो जाइए और अपना एक हाथ अपने घुटने के ऊपर रखिए, कुछ इस तरह से, लाइक दिस। अपनी हथेली अपने घुटने पे रखिए और इसको आगे से पीछे ऐसे मूव करिए, अच्छे तरीके से मूव करिए अपने घुटने को। और आपके घुटने में जो आवाज हो रही है, जो घुटने में चल रहा है, जो फ्रिक्शन हो रही है, उसे अपनी हाथ की हथेली पे महसूस करें और दूसरे घुटने में भी ट्राई करें, लाइक दिस। हाथ रखिए घुटने पे और उसको हथेली पे महसूस करने की कोशिश करें। कुछ पता चला, कुछ महसूस हुआ? कितने लोगों ने किया? लेट्स वेट फॉर 10-15 seconds, ट्राई इट एंड देन मे बी रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स कि क्या क्या महसूस हुआ। एक तो पटाखे जैसे निकलते हैं ना, वो नहीं, फ्रिक्शन कितने लोगों को महसूस हुई कि हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हैं, आवाज आ रही है, रगड़ खा रही है हड्डियां, फ्रिक्शन हो रही है, रब हो रही है एक दूसरे के साथ। अरे बाप रे संजय सर, ये तो 1000 में से 900 लोगों का ये सारा है। सर एजिंग हो रही है ना। नाउ माय क्वेश्चन टू एवरीबॉडी इज कि अभी जो ये फ्रिक्शन हो रही है हमारी हड्डियों में, जो हमने महसूस करी घुटने पे हाथ रख के, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी ये फ्रिक्शन कम होगी या ज्यादा होगी? क्या लगता है? जैसे जैसे हमारी उम्र आगे बढ़ेगी ये फ्रिक्शन कम होगी या ज्यादा होगी? और ज्यादा होगी, और इंक्रीज होगी, क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ साथ कार्टिलेज और पतला होता जाएगा। सो कितने लोग चाहते हैं घुटने का ऑपरेशन कराना? कितने लोग नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन कराना चाहेंगे? कितने लोग चाहेंगे कि घुटना हमेशा हेल्दी रहे, जॉइंट्स हमेशा हेल्दी रहे और बड़ी उम्र में भी हम दौड़ें, कूदें, भागें, साइकिल चलाएं, खेलें, स्विमिंग करें? सब चाहेंगे। तो घुटनों का जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, नाउ लिसन टू दिस, घुटनों का जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, जो घुटनों में कार्टिलेज की थिनिंग को स्लो डाउन करता है, उसका नाम है वेल ग्लूकोजामाइन विद बॉसवेलिया एंड कर्क्यूमिन। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं
बोवेल ग्लूकोजामाइन विद बॉसवेलिया एंड कर्क्यूमिन। तो जैसे कि नाम से जाहिर है, इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है ग्लूकोजामाइन, बॉसवेलिया एंड कर्क्यूमिन। ग्लूकोजामाइन का जो मेन काम है वो ये है कि ये कार्टिलेज को पतला नहीं होने देता और धीरे 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 उसकी रिपेयर भी कर सकता है, बट ये कार्टिलेज की थिनिंग को स्लो डाउन कर देता है। बॉसवेलिया सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और कर्क्यूमिन दर्द, पेन को कम करता है। प्लस वी हैव एमएसएम, जिसे कहते हैं मिथाइल सल्फोनिल मीथेन। ये फ्री रेडिकल डैमेज को कम करता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है और सेल्स के जो सेल्स होते हैं जॉइंट्स में उनको स्ट्रेंथन करता है। और बायोपरीन, विच इज बेसिकली टेकन फ्रॉम द ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ये सब न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। सो 2 टैबलेट्स ट्वाइस अ डे, 2 सुबह 2 शाम को, along with your meals, खाना खाने के साथ। सो ग्लूकोजामाइन ने रीजन के ऊपर काम किया, कार्टिलेज की थिनिंग को कम किया। कर्क्यूमिन और बॉसवेलिया ने जो सिम्टम्स हैं उनमें हमें अच्छा इफेक्ट दिया, विच इज इन्फ्लेमेशन एंड पेन। सो कितने लोग लेना चाहेंगे ग्लूकोजामाइन विद बॉसवेलिया एंड कर्क्यूमिन? कितने लोग रखना चाहेंगे अपने घुटनों को हेल्दी? और जो ये प्रोडक्ट है, मैं एक बार बता देता हूं कि ये जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, जब अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हुआ है या कुछ हद तक बढ़ा है, उस समय के लिए तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। लेकिन अगर कार्टिलेज पूरा ही खत्म हो गया है और डॉक्टर ने बोला है कि यार अब तो आपका घुटना बदलना पड़ेगा, तो जब कार्टिलेज बचा ही नहीं है, व्हेन इट इज वेरी वेरी सीवियर, तो इसका बहुत अच्छा आपको जल्दी में रिजल्ट नहीं मिलेगा। इट्स लाइक, जैसे मैंने बताया, इट इज एन एंटी एजिंग प्रोडक्ट फॉर नीज। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एंटी एजिंग क्रीम्स अवेलेबल हैं और आप एक दुनिया की सबसे इफेक्टिव एंटी एजिंग क्रीम लेकर आते हो और कोई 85 इयर्स एज की जो है एक फीमेल है जिसके पूरे फेस पे रिंकल्स भरे हुए हैं, डीप रिंकल्स, उनको आप कहते हो ये लीजिए एंटी एजिंग क्रीम, क्या कोई फर्क दिखेगा उनको? नो। बट कोई 35, 40, 45 इयर्स की फीमेल है जिनकी एजिंग आ रही है, उनको आप जब देते हो एंटी एजिंग क्रीम तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उनकी एजिंग डिले हो जाएगी। सिमिलरली ग्लूकोजामाइन इज अ एंटी एजिंग प्रोडक्ट फॉर योर जॉइंट्स। तो जब शुरू हुआ, जब आपको महसूस हुआ, जितने लोगों ने चैट में लिखा कि यार ये कट 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 हो रहा है, ये फ्रिक्शन हो रहा है, इट इज एन ऑनसेट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस और बिना कुछ किए ये ठीक नहीं होने वाला, ये उल्टा और ज्यादा खराब ही होगा, बिकॉज एज के साथ साथ ही बढ़ता है। तो वहीं पे ही आप शुरू कर लीजिए ग्लूकोजामाइन, 2 in the morning, 2 in the evening। मिनिमम 3 महीने जरूर ले और जब एक बार आपको अच्छा रिजल्ट दिखना शुरू हो तो आप पूरे का पूरा बंद मत करो, थोड़ा बहुत लेते रहो फिर भी। और जितना पुराना ऑस्टियोआर्थराइटिस है उतना लंबा इसको लीजिए, क्योंकि जितना कार्टिलेज पतला हो चुका है नेचुरली उतना स्वीयर है, तो उतना लंबा लेना पड़ेगा। So this is glucosamine with boswellia and curcumin. So any question you can write in the chat box. We'll have 5 minutes on the question answer. और संजय सर, अगर कोई आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है फील्ड में से, वो भी हम ले सकते हैं। बट ये 2 प्रोडक्ट है हमारे जॉइंट एंड बोन हेल्थ के लिए, विच आई थिंक वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। सो जो लेना चाहेंगे, यस सर, डायबिटीज पेशेंट ले सकते हैं? डायबिटिक पेशेंट्स को थोड़ा सा कॉशन के साथ देना है, ध्यान से देना है। ओके, ग्लूकोजामाइन का मतलब ग्लूकोज नहीं होता, ग्लूकोजामाइन का मतलब ग्लूकोज नहीं होता, दैट इज डिफरेंट। लेकिन डायबिटिक्स को कोई भी चीज अगर देनी हो तो हमें उनको जरूर बताना है कि दे नीड टू टेक केयर, दे नीड टू रेगुलरली टेस्ट देयर शुगर लेवल। सो ध्यान से, कॉशन के साथ। ओके, थैंक यू सर। किस एज से रिकमेंड करना चाहिए अर्ली में? 18 इयर्स एंड अबव ले सकते हैं। और कई लोगों में कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो जाता है, जो एथलीट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अपने घुटनों से काम ले रहे हैं। और अगर कोई ऐसा फुटबॉलर है, जैसे हम स्कूल में खेलते होते थे, हमारे जो ग्राउंड से बहुत ज्यादा रफ होते थे, बहुत ज्यादा घास ही नहीं होती थी, तो कई लोगों को जो है घुटनों की प्रॉब्लम उस समय बच्चों को हो जाती थी, 16-17 साल की उम्र में भी। तो कार्टिलेज ब्रेकडाउन के केसेस में भी ये दिया जाता है और 18 इयर्स एंड अबव हर कोई ले सकता है। सर, कोई 3 महीना ले लिया उसके बाद कैसे उसको टेपर ऑफ करे? सर 2 सुबह 2 शाम है, उसके बाद वो 2 सुबह 1 शाम कर दे, फिर 1 सुबह 1 शाम कर दे, इस तरह से वो टेपर ऑफ कर सकता है। लेकिन पूरे का पूरा खत्म मत करे,
क्योंकि ग्लूकोजामाइन है तो कार्टिलेज इंटैक्ट है, ग्लूकोजामाइन नहीं देंगे तो कार्टिलेज धीरे धीरे, और अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो उसे ये ध्यान देने की जरूरत है कि उसे अब फिर अपने घुटनों से ज्यादा काम नहीं लेना, वो थोड़ा घुटनों को थोड़ा सा बचा के रखें। वैसे ही कार्टिलेज बहुत पतला हो गया है तो जितना ज्यादा काम लेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, एंड देयर वुड बी लाइक मोर अर्ली ऑनसेट ऑफ सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस। अपना वजन कम करे जिससे कि घुटनों के ऊपर प्रेशर कम पड़े। अमेजिंग सर, अमेजिंग। ये दोनों प्रोडक्ट इकट्ठे लिए जा सकते हैं, कैल्शियम एंड ग्लूकोजामाइन कैन बी टेकन टुगेदर। यूजुअली जिस एज में ऑस्टियोपोरोसिस होता है उस एज में जाते हो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी शुरू हो चुका होता है, एंड वाइस वर्सा, तो दोनों आप इकट्ठे ले सकते हैं। थायराइड पेशेंट्स को अगेन कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोजामाइन और दिया जा सकता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से डिस्क्लेमर दूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो डॉक्टर की दवाई ले रहा हो, डॉक्टर की देखरेख में हो, स्पेशली इन द अक्यूट प्रॉब्लम, प्लीज वो डॉक्टर को जरूर बता दे, क्योंकि हमें कभी कभी पता नहीं चलता कि कौन सी दवाई डॉक्टर ने दी है, क्या पता ऑलरेडी दे रखी हो। तो अगर आप डॉक्टर की देखरेख में है, कोई अक्यूट प्रॉब्लम है, आप एक बार डॉक्टर से जरूर बात कर लीजिए, अदरवाइज एवरीबडी कैन टेक इट। सो दीज आर आवर टू बोन हेल्थ प्रोडक्ट। इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, वी हैव ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर व्हिच इज वेरी वेरी गुड फॉर बोन हेल्थ। अगेन ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर में सोय आइसोफ्लेवोन्स हैं जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। सोय आइसोफ्लेवोन्स ईस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं, तो जो ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हुआ है फीमेल्स में उसको मिमिक करते हैं सोय आइसोफ्लेवोन्स। सो अगेन गुड फॉर बोन हेल्थ। देन वी हैव मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन हैज मेनी विटामिन, मेनी मिनरल्स, तो मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, देयर इज कैल्शियम आल्सो, देयर आर मेनी अदर विटामिन मिनरल। मल्टीविटामिन इज आल्सो गुड फॉर बोन हेल्थ। पर जो मेन जो दो प्रोडक्ट हैं, जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हैं बोन एंड जॉइंट के लिए, दैट इज कैल्शियम एंड ग्लूकोजामाइन, जिसके बारे में आज हमने बात करी। विद दिस आई थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू स्ट्रॉन्ग बोन्स, स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स। और जब आप कैल्शियम लेंगे और ग्लूकोजामाइन लेंगे, और संजय सर जब हम जाएंगे बहुत जल्दी फॉरेन ट्रिप्स पे, हमारे एनुअल सेमिनार्स के लिए ऑन फॉरेन ट्रिप्स वेरी सून, तो मैंने देखा है कि स्टेज पे वो लोग ज्यादा डांस करते हैं जिनकी हड्डियां और घुटने मजबूत होते हैं। वेरी ट्रू सर। सर आई थिंक आज का आपका सेशन अमेजिंग नहीं था, मतलब क्या था, यहाँ जितने लोग बैठे ना सर सारे हिल चुके हैं, सबके बॉडी में बोन्स हैं, एवरीबॉडी इज एजिंग एंड एवरीबॉडी इज फीलिंग यार मैं अभी तक क्यों नहीं लिया, कैल्शियम भी लेना पड़ेगा, ग्लूकोसामाइन भी लेना पड़ेगा। सर इवन आई एम थिंकिंग द सेम वे, आई हैव टेकन ग्लूकोसामाइन बट इट शुड बी टेकन ऑन अ रेगुलर बेसिस। सर आप जुबान पे लगता है माँ सरस्वती बैठी है, आप जो बोल रहे होते हो ना, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ सर, आप अलग अलग टॉपिक लेके आ रहे होते हो और वॉट एवर यू प्रेजेंट अब इतने दिल से बोल रहे हो, तो इतने होमवर्क के साथ कि यानी कि एवरीबॉडी इज सोल्ड आउट, एवरीबॉडी इज सोल्ड आउट एंड सो प्रैक्टिकल, सो सिंपल, सो पावरफुल, अमेजिंग। शरद जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट सर।